जो ये सारा घोटाला हुआ वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के है, और एम्प्लॉयज जो वहाँ काम करते थे उनके खातों में पैसे गए। ये सारी शरारत का काम है। इन्होंने जानबूझ के सारे वहाँ ठेके के लोग रखे हुए ताकि घपला आराम से हो सके, किसी को कुछ पता ही न चले। कुछ तो ओरिजिनल फाइलें मिस हैं, कुछ ओरिजिनल फाइलों में से बिल ही मिस कर दी कि वो जो मेरी आरटीआई थी वो उस इंसान के पास चलेगी जिनके ऊपर फ्रॉड के ऑब्जेक्शन है। ये दो प्रकार के पीजे में फंड्स या स्कीमें हैं। एक तो नेशनल लेवल पे आयुष्मान स्कीम है, जननी सुरक्षा स्कीम है, शिशु शिक्षा स्कीम है, CGHS की कुछ स्कीमें, उनके इलाज यहाँ होते हैं। एक है जो ग्रांट या फंड आते हैं, वो आते हैं जैसे मान लो मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं यहाँ इलाज कराने आया, इन्होंने मुझे कहा तेरे 10 लाख 20 लाख खर्च आएगा, इन्होंने मुझे एस्टीमेट दे दिया। वो एस्टीमेट लेके मैं अपने CM के पास जाता हूँ या MP के पास जाता हूँ, वो मुझे कहीं ना कहीं से सैंक्शन करवा के देते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से करा दें, नेशनली CM से करा दें, कोई कैंसर सहायता योग है। और वो जो पैसा है पीजे के डायरेक्टर के, हमारे यहाँ एक प्राइवेट ग्रांट अकाउंट है, एक मेन अकाउंट है, एक प्राइवेट ग्रांट, उसके अंदर वो पैसा आके खड़ा हो जाता है। जब उस पेशेंट का इलाज चलता है तो पीजीआई उस पैसे से उनको सामान खरीद के देती है, और जो अगर पैसा बच जाए वो वापस उस संस्था को चला जाता है या CM। ये तो बहुत गरीब पेशेंट के लिए आता होगा। कोई मिस यूज ना करे तो ये सारी गरीबों के लिए है। पीजीआई में मरीजों के लिए जो फंड आता है उसमें करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है। कैसे, इस बारे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अश्विनी मुंजाल जी। मुंजाल जी, करोड़ों की ये धोखाधड़ी हुई है, कैसे आपके संज्ञान में आई और इसको लेकर आपने PMO तक शिकायत की गई है? ऐसा है, ये हमारे संज्ञान में आ गई थी 22-23 में, लेकिन उस समय डायरेक्टर पीजे ने इसकी एक इंक्वायरी बिठा दी थी। तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि डायरेक्टर पीजे को जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी तो डायरेक्टर पीजे ईमानदारी से उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 4 को ये रिपोर्ट डायरेक्टर साहब को पेश हुई थी, उसको पहले 2-3 महीने दबा के रखा गया। ये हमें नहीं पता लगा क्यों रखा गया। तो फरवरी 7 को तब तंग आके कि अब कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने एक RTI डाली कि इसकी रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि अब ये रिपोर्ट हो चुकी है, पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुका है, तो इसकी कॉपी दी जाए। अनफॉर्चुनेटली सीन ऐसे बनते गए कि वो जो मेरी RTI थी वो उस इंसान के पास चलेगी जिनके ऊपर फ्रॉड के ऑब्जेक्शन है। फॉर एग्जांपल CPIO ने वो एप्लीकेशन प्राइवेट ग्रांट के जो इंचार्ज हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, तो मसला भी अंडर कंसिडरेशन है। तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट की फ़ाइल एक तो मेरे पास नहीं है, मैं कस्टडी में मेरी से चली गई है, और दूसरी उन्होंने कहा कि ये प्रोहिबिटेड है, RTI में हम आपको नहीं दे सकते। सर, ये पूरा मैटर क्या था, फंड कैसे आता था, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अगर सब समझा जाए, क्योंकि पीजीआई बहुत बड़ा, अगर हम कहें, अस्पताल है, पूरे उत्तर भारत से यहाँ पर पेशेंट आते हैं। ये दो प्रकार के पीजीआई में फंड्स या स्कीमें हैं। एक तो नेशनल लेवल पे आयुष्मान स्कीम है, और जननी सुरक्षा स्कीम है, शिशु शिक्षा स्कीम है, CGHS की कुछ स्कीमें, उनके इलाज यहाँ होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। एक है जो ग्रांट या फंड आते हैं, वो आते हैं जैसे मान लो मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं यहाँ इलाज कराने आया, इन्होंने मुझे कहा तेरे 10 लाख 20 लाख खर्च आएगा, इन्होंने मुझे एस्टीमेट दे दिया। वो एस्टीमेट लेके मैं अपने CM के पास जाता हूँ या MP के पास जाता हूँ, वो मुझे कहीं ना कहीं से सैंक्शन करवा के देते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से करा दें, नेशनली CM से करा दें, कोई कैंसर सहायता योग है, ऐसे अम्बेडकर फाउंडेशन है, ऐसे कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो उनको फंड सैंक्शन करती हैं। और वो जो पैसा है पीजे के डायरेक्टर के, हमारे यहाँ एक प्राइवेट ग्रांट अकाउंट है, एक मेन अकाउंट है, एक प्राइवेट ग्रांट, उसके अंदर वो पैसा आके खड़ा हो जाता है। जब उस पेशेंट का इलाज चलता है तो पीजीआई उस पैसे से उनको सामान खरीद के देती है, और जो अगर पैसा बच जाए वो वापस उस संस्था को चला जाता है या CM। ये मतलब उनको वहाँ पर अपना अकाउंट देना होता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, बाकी बचा देता है। ये सारा फ्रॉड इसमें हुआ है। ये सर, ये तो बहुत गरीब पेशेंट के लिए आता होगा। अगर जो CM से रिलीफ मांग रहा है, सरकार से रिलीफ मांग रहा है, तो बहुत गरीब पेशेंट के लिए आता होगा। जितने भी ग्रांट या स्कीमें हैं, ज़्यादातर कोई मिस यूज़ ना करे तो ये सारी गरीबों के लिए हैं। नंबर 1, इसमें मैंने एक केस देखा भी था, अभी उसकी भी बताऊंगा। तो मैं पहले बता रहा था कि 7 फरवरी से उन्होंने दी नहीं, 21 को रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने RTI में मांगी फिर ये रिपोर्ट विजिलेंस सेल से, क्योंकि जब तक वहाँ चली गई थी, तो विजिलेंस के ऑफिसर ने भी रिफ्यूज़ कर दिया। तब मैंने अपील डाली, तो अपील में ये मेरी अपील मान ली गई और मुझे कल इसकी रिपोर्ट मिली है।
जब मैंने ये रिपोर्ट देखी है तो उसके अंदर जो मैंने डिटेल शेयर भी की है और अभी सभी प्रेस को भी भेजी है, उसके अंदर जो 114.72 लाख का घपला है वो सिर्फ एक लिमिटेड है। अभी जो बात है कि पीजीआई ने, जब मैंने कहा कि इसके अंदर बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लोग इन्वॉल्व हैं, आप क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर में के खिलाफ एक्शन ले सकते हो अंडर कंडक्ट रूल्स? नहीं ले सकते। जो दुकानदार हैं या और बिचौलिए हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो? आप इस केस को रखे क्यों हो? आप जब एक्शन ही नहीं ले सकते तो उसके बाद इन्होंने फरवरी मार्च में फिर ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। अभी ये केस सीबीआई के पास चला गया, तो सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब जांच के दो बातें हैं, एक तो जांच इन्होंने की है, जो बाकी की जांच बची है, क्योंकि इस कमेटी ने बहुत ही अच्छा काम तो किया, लेकिन एक इन्होंने काम गलत किया है कि हायर ऑफिसर्स को बचाने की पूरी कोशिश की है। ऐसे दिखाया गया कि जैसे उनको तो पता ही नहीं चला कुछ, जो बिल्कुल गलत है। हर साक्ष्य उसका चीख चीख के बोलता है कि बिना हायर ऑफिसर के ये काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि बड़े ऑफिसर अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं इसमें। प्राइवेट ग्रांट सेल का, जैसे मैं ऑफिसर हूँ, मेरे आगे कोई क्लर्क या कोई फाइल लेके आता है और वो ओरिजिनल बिल में 10,000 के 1 लाख कर लेता है, तो मैं देखूंगा नहीं, मैं ऐसे साइन कर दूंगा। रियलिटी है। तो ये केसेस ऐसे आए हुए हैं, बंदे मर गए हैं, उनके नाम के पैसे चले गए। और एक और बात है, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप देता है कि इसको ये दवाई लेके दो, उसके बगैर ना कोई खरीद सकता है। बिना, जो ये सारा घोटाला हुआ है वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के है, और एम्प्लॉयज जो वहाँ काम करते थे उनके खातों में पैसे गए हैं, एम्प्लॉयज के। हाँ जी। और वो एक और बात है, ये सारी शरारत का काम है, इन्होंने जानबूझ के सारे वहाँ ठेके के लोग रखे हुए ताकि घपला आराम से हो सके, किसी को कुछ पता ही ना चले। और जो रेगुलर आदमी था जिसने ये घपले किए हैं वो 2020 में रिटायर हो गया। अब ये कमेटी आगे नहीं बता रही कि 2020 के बाद जो रेगुलर आदमी वहाँ लगाया या नहीं लगाया, या प्राइवेट ग्रांट का जो इंचार्ज प्लस कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये सारी गेम खेलती रही। तो ये कभी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर वो रिपोर्ट देखो कि बिना हायर ऑफिसर के ये काम हो सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये मामला कितना पुराना है और कितने वर्षों से ये हो रहा था? ये अभी जो कमेटी ने बात इंक्वायरी की है, इन्होंने तो अक्टूबर 22 से की है, लेकिन कमेटी ने एक छापा मारा वहाँ बीच में 2023 नवंबर में, तो 70 फाइलें उनको मिली 2017 से लेके उसके बाद तक की। उन 70 केसेस में भी कई लाखों का फिर और घोटाला मिला है। लेकिन कुछ फाइलें ऐसी हैं कुछ पीरियड की जिसकी ओरिजिनल बिल फाइलों से मिसिंग है। इसके लिए उन्होंने अब सीबीआई को कहा है कि हम अब इसकी इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं कि ओरिजिनल, कुछ तो ओरिजिनल फाइलें ही मिस हैं, कुछ ओरिजिनल फाइलों में से बिल ही मिस कर दी, उड़ा दी। अब उसकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप तो थी नहीं। अब वैसे अकाउंट ब्रांच कभी किसी को 1 रुपया रिलीज़ नहीं करता जब तक वो ये नहीं देखता कि इसके साथ बिल लगा हुआ है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, तभी बिल रिलीज़ होता है। तो इसलिए ये पक्का है, अकाउंट ब्रांच और प्राइवेट ग्रांट के ऑफिसर मिले हुए हैं, और जो वो लोग हैं अकेले ठेकेदार के लोग, वो ये सारा कांड कर जाएंगे। शायद कोई दुनिया में नहीं मानेगा, आप मरते दम तक बहस करते रहो, ये बात मानने लायक नहीं है। लेकिन जैसे आपने आरटीआई में इसको लेकर आरटीआई डाली थी, अब और सीबीआई के पास ये मामला चल गया है, जैसे आप कह रहे हैं बड़े अधिकारियों को बचाने की कोशिश है, बिल के बिल गायब हैं, तो ऐसे में तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और आप ये कह रहे हैं कि एक अधिकारी तो 2020 में ही रिटायर हो गया। अभी जो मुझे पता चला है, जो कमेटी ने रिकमेंड किया था उसमें 6 लोग तो वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एक है जो रेगुलर रिटायर हो गया। अब इसमें बातें 2 और आ रही हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदार के साथ लिखा हो कि अगर कोई व्यक्ति आपका जो आपने हमें दिया हुआ है मेल प्रैक्टिस में पाया गया तो उसको इमीडिएटली आपने रिमूव करना है। तो 2020-22 से ये फ्रॉड हो रहे हैं, तो डायरेक्टर से ये सवाल है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से, प्राइवेट ग्रांट सेल से, उन लोगों को रिमूव क्यों नहीं किया? जब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है कि आप कोई भी आपका व्यक्ति मेल प्रैक्टिस पाता गया तो इसको इमीडिएटली रिमूव करना है। नंबर 1, अभी तक रिमूव ही नहीं किया गया इस घोटाले के आने के बाद। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो अभी वहीं काम कर रहे हैं, वो वहाँ से दूसरी ब्रांच में किसी को अब भेजा गया है, कुछ तो लोग वहीं काम कर रहे हैं, वहीं के वहीं काम कर रहे हैं। इसमें मिली भगत नहीं है बड़े ऑफिसरों की। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो वहीं काम कर रहे हैं, पीजीआई के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं। कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, दिसंबर 24 में रिपोर्ट कह रही है कि उनको सिर्फ ट्रांसफ़र किए गए दूसरी ब्रांच, और उनको बदला किसके से गया है?
वही कॉन्ट्रैक्ट से। अब कमेटी ने कहा कि रेगुलर, आप करोड़ों रुपए का फंड कैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वर्कर के हाथ में दे सकते हो जिसके ऊपर कोई कानून नहीं चलता, कोई कंडक्ट रूल नहीं चलता, आप उसको चार्जशीट नहीं कर सकते। अभी पता ये भी चला है कि सीबीआई ने 7 लोगों को, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, 7 लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए पीजीआई से परमिशन मांगी। अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वर्कर की डायरेक्टर कैसे परमिशन देगा कि इसको आप इसके ऊपर कर लो, एक्शन लो। वो तो यू आर नॉट एम्प्लॉयर। पहली बात, अगर उनको रिमूव कर दिया तो वो प्राइवेट लोग हो गए, तो नौकर है ही नहीं, उनको अरेस्ट करके अंदर करो या आप उनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है। तीसरी बात, जो रिटायर हो गया उसकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डायरेक्टर क्या देगा? ये ड्रामा क्या चल रहा है, ये बिल्कुल समझ से परे। तो ये सीधे सीधे डायरेक्टर का भी रोल इसमें सामने आ रहा है। अगर सीबीआई ने आगे काम नहीं कर रही, सिर्फ उनकी रिपोर्ट जो है उसी पे काम कर रही है, तो इसके मीन्स कोई बड़ा ऑफिसर सब पा रहे हैं, उन 7 छोटे लोगों पे जो कॉन्ट्रैक्ट या एक हमारा ऑफिसर डबल ए हुआ है उस पर एक्शन होकर ये बात को बंद कर देंगे। जबकि एंगल ये देखना है कि बड़े ऑफिसर, वो जो एक और बात है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वो इनके रिश्तेदार हैं, अंदर से जो हमें पता है इनके ही रखवाए हुए या इन्हीं के रिश्तेदार। अदरवाइज़ आप सोचो मैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दूं या 2 लाख डाल दूं, पर तो आप मुझे वापस दोगे कि नहीं? इन्होंने ऐसे किए, दुकानदारों के खातों में पैसे डालने बिना दवाई आए। कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 11 लाख रुपए के एक मरीज़ की जो मर गया उसका इन्होंने वहाँ से डिमांड भेज के उसको पैसे बिल लेके पैसे दे दिए, कोई दवाई आई, बंदा ही मर चुका है, दवाई कहाँ से आनी? तो ऐसे ऐसे इसमें 3-4 केस तो ऐसे भी जो डेथ केस वाले, मैनिपुलेशन वाले हैं कि बिल मान लो 10,000 का उसको 25,000 बना दिया या 1 लाख बना दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ऑफिसर उस फाइल को साइन कर देगा और अकाउंट ब्रांच बिना प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के पूरी फाइल कंप्लीट नहीं है, सिर्फ बिल के बेस पे पैसे रिलीज कर देगी? सवाल ही। तो अभी आपने अब इसकी, जैसे आप कह रहे हैं कि सीबीआई सिर्फ 7 लोगों को नामजद करे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, तो आप इसकी फर्दर भी शिकायत दे रहे हैं आप और इसमें प्रॉपर इंक्वायरी की मांग? मैंने आज ही प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो डील करते हैं और सीबीआई की जो एसीबी ब्रांच है चंडीगढ़ में, उनको अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस बना के दिए कि कमेटी में ये कहा है और इसमें क्या क्या कमी है, और हमने रिक्वेस्ट किया कि आगे जो मैंने उसमें पॉइंट्स बताए इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिससे पता चले कि हायर ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, और दूसरा ये पता चले कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं इनको निकाला क्यों नहीं गया था, ये किसके रिश्तेदार थे, और पीजीआई के अंदर इस घपले के बाद भी काम करते रहे और हो सकता है आज भी कर रहे हैं। सर, ये किन अधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है? वो अभी भी वर्किंग है वहाँ पे? अधिकारी वर्किंग है, प्राइवेट ग्रांट साल के इंचार्ज हैं, वो एमएस ऑफिस के डॉक्टर हैं, वो वहीं पर अभी भी हैं, और जो प्राइवेट ग्रांट अकाउंट है हमारा अकाउंट्स ब्रांच में जो वहाँ ऑफिसर डील करते हैं वो भी वहीं पर है। उनको किसी ने कुछ नहीं पूछा। आप बताओ कैसे हो सकता है कि आपके पास एक फाइल आए कि ये 10 लाख रुपए पास करो और उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि उसके अंदर बिल होना चाहिए, सबसे पहले कार्ड होना चाहिए, उसके ऊपर दवाई लिखी है, तो हमारे रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने कहा ये मरीजों ने विजिट ही नहीं किया पीजीआई में, कार्ड पे एक दवाई नहीं लिखी हुई, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप नहीं है, और उसके बगैर आपने बिल लगा दिया और आपने उसको पास कर दी। कैसे हो सकता है आप बताइए? एमआरडी डिपार्टमेंट से जब पता करते हैं ना कि कौन आज आया दिखाने, तो उसकी एंट्री होती है, उन्होंने कहा ये मरीज़ आए नहीं, ये दिखाने ही नहीं आए। तो जो मरीज़ दिखाने नहीं आए मर चुके हैं, वैसे वो कहाँ से आने वाले थे? तो ये सारा घपला जो है हायर ऑफिसर के बगैर नहीं हो सकता। और जिस प्रकार इन्होंने 3 महीने 4 महीने 5 महीने लगा दिए, फरवरी से रिपोर्ट मांग रहे हैं, उससे तो शक बिल्कुल गहरा हो ही रहा था कि ये रिपोर्ट दे क्यों नहीं रहे हम। ठीक है ना, आपने मैटर सीबीआई में भेज दिया, आपने अपनी इंक्वायरी कर ली, वो तो रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट बन ही गया, उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, तो उसको कैसे कोई चेंज कर लेगा, बदल लेगा? तो ना देने का कारण फिर आज दे दी 5 महीने बाद, जब इतना मतलब कोशिश इनकी रही कि कैसे हायर ऑफिसर को बचाए। और कमेटी की रिपोर्ट इस पार्ट पे, हायर ऑफिसर को बचाने के पार्ट में, बिल्कुल गलत है। सर, इस कमेटी में कौन कौन था जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की? इसमें मैं बताऊं, जो मुझे पता है प्रोफेसर अरुण अग्रवाल जी थे। एक और आपको शरारत बताऊं, मुझे जो कल रिपोर्ट दी है, जो उसका लास्ट पेज है, पेज नंबर 13, जिसके ऊपर कमेटी के मेंबर के साइन है, वो पेज भी नहीं दिया।
कल रात ही मैंने उनको ईमेल किया कि भाई ये शरारतें अब बंद कर दो, तो पेज नंबर 13 दो, हो सकता है उसके अंदर हायर ऑफिसर की भी कुछ लिखा हो या किसके साइन हैं नहीं हैं, कौन एग्री कर रहा है। कई बार क्या होता है कि मैं भी मेंबर हूँ, मैं अपनी डाइसेंट देता हूँ कि मेरे हिसाब से ये सारे बड़े अफसर मिले हुए हैं, इनके और एक्शन हो सकता है वो चीज़ें उस पेज पे हों, तो वो पेज भी आजकल में मिल जाएगा, ना भी हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये पेज इन्होंने क्यों नहीं दिया, ये बड़ी शरारत लग रही मुझे। अभी तो ये जो फ्रॉड निकला है 1 करोड़ 14 लाख रुपए का निकला है, तो ये इससे भी ज़्यादा हो सकता है, और भी अमाउंट हो सकती है। कमेटी ने खुद ही कहा है कि 3 साल का भी 19 सितंबर 2019 से लेके अक्टूबर 2021 की कितनी सैकड़ों फाइलें हैं जिनकी उसमें से बिल मिस है। अब वो सीबीआई तो करेगी कि इस दुकानों से आए हैं, पैसा किसको गया है, तो टैली करेंगे। अब अकाउंट ब्रांच से पता चलेगा कि ये इस मरीज़ का फाइल पड़ी है, बिल नहीं है, नाम है उसका, उस नाम की पेशेंट किसको पैसा गया है, उस दुकानदार को गया है, फिर दुकानदार से आगे पता चलेगा, उससे फिर डुप्लीकेट बिल मिलेंगे, तो ऐसा कार्रवाई आगे चलेगी जो एक सीबीआई ही कर सकती है। क्योंकि पीजीआई का ऑफिसर क्या बाहर के दुकानदार को बुला सकता है कि अपना रिकॉर्ड दिखा, अपने बिल दिखा। तो इसलिए मैंने इनको लिखा था कि ये केस आप अपने पास रखे क्यों हो, आपका जितना काम था आपने कर दिया। तो मुझे लगता है शुरू में ही सीबीआई देना चाहिए था, ये सबको बचाने की एक था। इन्होंने उस एफर्ट में अपने कामयाब हुए हैं कि अपनी रिपोर्ट में सभी छोटे लोगों को टारगेट करके रिपोर्ट दे दी, ताकि आगे सीबीआई भी उसी पे चल पड़े, काम करे। पर मुझे उम्मीद है कि सीबीआई जितनी भी गैप्स छूटे हुए हैं उसके अंदर उसको फिल करेगी, उसको स्टिच करके एक फुल प्रूफ केस बनाएगी जिसमें सभी इन्वॉल्व का पता चलेगा। तो पिछले करीब 7 सालों से ये घोटाला हो रहा था, गरीब मरीजों के नाम पर ये पैसा आया गया था जिन पर ये लगाया जाना था, लेकिन ये उन पर ना लगकर इस फंड का दुरुपयोग किया गया। 1 करोड़ 14 लाख की अमाउंट है जो अभी कागजों में सामने आ रही है, लेकिन जैसा अश्विनी मुंजाल जी बता रहे हैं कि ये मामला और संगीन है, और भी इसमें करोड़ों का घपला हो सकता है। लेकिन इसकी जो इंक्वायरी करने वाली कमेटी थी उसने इसकी गहन जांच नहीं की, और जो कार्रवाई है बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए की है। हालांकि बड़े अधिकारियों के बगैर इतना बड़ा घपला हो नहीं सकता। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।